अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अगर आप सोलर का इस्तेमाल करते हैं और सोलर आपने नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपने ये खबर देख ही ली होगी इस हफ्ते जो हुकूमत ने अचानक से जो सोलर के हवाले से पॉलिसी है, खास करके नेट मीटरिंग, वो तब्दील करने का फैसला किया। उसके हवाले से बहुत ज़्यादा फिर मीडिया के ऊपर भी अदरवाइज भी शोर मचा। फिर जो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके हवाले से नज़रसानी की जाएगी और नेपरा को कहा गया कि थोड़ा सा इसको आप देखें। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जो हुकूमत है उसकी मंतक क्या है, उसकी रीज़न क्या है। बहुत सी तफसीलात तो आपने देखी भी होंगी, लेकिन बहुत से इसके अंदर ऐसी डिटेल्स हैं जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये हुकूमत क्यों इतनी इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि पूरी दुनिया में, क्योंकि ये ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी इसे कहा जाता है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से नहीं बनती। आप सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, कोई मुज़र सेहत भी नहीं है। और कुछ लोगों ने तो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया है कि जो नई पॉलिसी हुकूमत लागू करने जा रही है, अब तो उन्होंने जो सूरज की रोशनी है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो शहबाज, क्या ये डिस्क्रिप्शन ठीक है कि हुकूमत, आपको पता है कि टैक्स तो वैसे लगाती ही रहती है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सूरज की रोशनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स होगा? कामरान, इस मुल्क का जो सबसे बुनियादी मसला है ना, जो आज तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं आया और सिविलियन लीडरशिप को भी समझ नहीं आया, अगर दोनों को समझ भी आया तो उन्होंने पब्लिकली इसको एक्सप्रेस नहीं किया और इसका हल नहीं किया, वो इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है। हमारे मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने लाते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी शर्मिंदा करवाती हैं। ये उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल। अगर आप पिछला कुछ 7-8 साल का अरसा देखें, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट के आखिरी चंद माह थे या PTI की गवर्नमेंट थी या फिर PDM की गवर्नमेंट, फिर आज की जो पंजाब की गवर्नमेंट है, वो ये सब सोलर पॉलिसी इन्होंने प्रमोट की, इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि अपने घरों पे सोलर पैनल इंस्टॉल करें। और लोगों का अपना भी इसके हवाले से एक रुझान था। रुझान इसलिए था कि आज से चंद साल पहले तक पाकिस्तान में जो बिजली की कीमत थी 20 रुपए फी यूनिट थी, आज 60 रुपए फी यूनिट के ऊपर बिजली लोगों को मिल रही है। और सबने ये चीज़ को देखा और फिर उसके साथ साथ जब टेक्नोलॉजी सस्ती हुई, सोलर पैनल्स की कीमतें कम हुई, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम तो नेशनल ग्रिड के ऊपर नहीं रहेंगे। और खुद हुकूमत ने इनकरेज किया, इंसेंटिवाइज किया, सोलराइजेशन के ऊपर टैक्सेशन नहीं थी, तो उन्होंने लोगों ने धड़ाधड़ सोलर लगाए। इस वक्त की जो सूरत हाल है कामरान, जो खुद जो हमारे एनर्जी के वजीर हैं, पावर के सरदार अवैस लगारी साहब, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इंस्टॉल कैपेसिटी है सोलर की वो 7,000 मेगावाट है। कुछ 4,66,000 अफराद जो है एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं इसके। उन्होंने कहा जी कि तकरीबन इसके अलावा कोई 15,000 की करीब एप्लीकेशन हैं वो पेंडिंग है 1100 मेगावाट की। तो रफली कोई 8,000 मेगावाट के सोलर के जो पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी है, विच इज़ लार्ज कैपेसिटी। अब इसके अंदर इशू क्या है? इशू ये है कि जब गवर्नमेंट ने देखा, हमने तो बेइंतहा महंगे जो है वो मुआहदे किए हुए हैं बिजली के, वो तो बिजली को खरीद नहीं रहा, तो हम इसको कहाँ लेकर जाएंगे? उनका जिनको अब सजा दो, जिन्होंने हमारे कहने के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए, इन्हीं लोगों को अब सजा दो। इसका आज नतीजा क्या निकला है? एज अ कंज्यूमर बिजली के, उसको अब 1 मिनट साइड पर भी कर दें। नतीजा ये निकला है कि हुकूमत की बात की कोई वक़्त नहीं रही है। अब आज हुकूमत आपको कह रही है कि एक काम करो और आप कर लेते हो, उसको बेहतर समझते हो, कल आपको हुकूमत कहती है नहीं ये काम आप छोड़ दो। तो लोगों का एक बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट हुकूमत के साथ पैदा हो गया है। और अगर पाकिस्तान के लोगों का एक छोटे से घर से लेके एक बड़े सरमायादार तक अगर हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है तो उस मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी नहीं करेगा, हुकूमत की बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। हुकूमती वुज़रा ने कामरान सफ़ेद झूठ बोले। मैंने 19 मई 2024 को एक स्टोरी की कि हुकूमत ने IMF को ब्रीफ किया कि हम नेट मीटरिंग की पॉलिसी ख़त्म करने जा रहे हैं। उस वक्त पावर डिवीजन ने बिटरली रिएक्ट किया उस स्टोरी के ऊपर। आज वो स्टोरी ठीक साबित होगी। इनमें इतने भी मॉरल करेज नहीं, उस पर माफ़ी मांग लें कि जी हमने उस वक्त से गलत बयानी की। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो IMF हो या जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वेस्टर्न जो कैपिटल्स में मौजूद हैं, वो तो इनकरेज करते हैं कि आप नीट एंड क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं। तो क्या IMF भी ये चाहता है कि डिस्करेज किया जाए यहाँ पर अवाम को कि वो सोलर की तरफ ना जाएं? एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा, आई थिंक ये बिल्कुल आपने बात ठीक की है कि इस तरह की जो अप्रोच होती है, यही वजह है कि आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती। आपके मुल्क में जब इस तरह से पॉलिसी के अंदर इस तरीके से एक अदम तसलसल होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जब भी कोई एक पॉलिसी बनाई जाती है, क्योंकि इन्होंने इंसेंटिवाइज किया ना, आपने लोगों को कहा कि आपने अप फ्रंट
क्योंकि सोलर को फ्री में तो नहीं लग रहा। आप अपने समझ लें कि आपने 3, 4, 5 साल का जो बिल आपने आना है, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है, इस उम्मीद पे की है कि मुस्तकबिल में आपके जो इतने भारी भरकम बिजली के बिल आते हैं वो बिल नहीं आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद कफील हो जाएंगे ये बिजली बनाने में भी। लेकिन जब हुकूमत को ये लगा कि ये तो अवाम को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, मतलब इसको यही समझना चाहिए ना कि अब तो अवाम को फायदा होना शुरू हो गया है, तो ये फायदा इनसे वापस ले। अब सवाल क्या है, अब चॉइस क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा आवाम की बात करते हैं, चॉइस ये सबसे पहले ये कि इससे हुकूमत को प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं, सरदार अवैस लगारी के साथ हम 3-4 जर्नलिस्ट थे, उनका एक 2 घंटे का सेशन हुआ, एक और ओपन डिस्कशन हुए। यकीन माने मेरे समेत जो 3 और वहां पे एंकर पर्सन बैठे हुए थे, किसी को 2 घंटे के सेशन के बाद समझ नहीं आई कि ये क्यों इन्होंने किया। कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स पावर डिवीजन के ऑफिशियल्स की तरफ से, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स, और कभी इधर की मार रहे हैं और कभी उधर की मार रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की जो मैं बात कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर के पास बड़ी क्लियर चॉइस थी कि वो आवाम की बात करेंगे या उन सेठों की, उन सरमायादारों की जिनके आईपीपीज मुल्क में लगे हुए हैं और उनकी बिजली को खरीद नहीं रहा था थ्रू गवर्नमेंट सेटअप, और वो अपनी बिजली लोग बना के इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी बात करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना जो वजन है सरमायादार के पलड़े में डाल दिया है। अब उन्होंने किया क्या? अभी आपने अपने इंट्रो में बोला कि हुकूमत ने इस पे रिव्यू की बात की, रिव्यू टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स। नए की वो बात नहीं कर रहे, जो नए लगेंगे सोलर पैनल्स के जो कनेक्शन ग्रीन मीटर्स लगेंगे वो नए रेट्स के ऊपर लगेंगे, और यहाँ पे रेट का भी इशू नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट का इशू। अब इन्होंने, लोगों को पता भी है, मैं दोबारा इसको रिपीट भी करता हूँ, नाज़िर अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं जो तब्दीली बुनियादी क्या की है। इन्होंने एक तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था उसको 7 साल से कम करके 5 साल कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप 5 साल के बाद भी रिव्यू कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जो असल इन्होंने जो चक्कर किया है कि मैं जो नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर चलेंगे। अब नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में क्या फर्क है? नेट मीटरिंग में यह था कि जो मैंने अपने सोलर पैनल से बिजली बनाई और उसको मैंने जो इस्तेमाल कर ली, जो मेरी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी थी वो मैंने जो है नेशनल ग्रिड में नाज़रीन वापस कर दी। और जब मैंने इसको नेशनल ग्रिड में वापस कर दी तो जो बिजली मैंने नेशनल ग्रिड से खरीदी उसके अगेंस्ट जो मैंने बिजली दी थी उसका यूनिट नेट ऑफ हो गया, उसमें प्राइसिंग नहीं आई। प्राइसिंग उस चीज की आएगी जो उसको मैंने ज्यादा बिजली दी थी, जितना मैंने इस्तेमाल किया उसके ऊपर हुकूमत मुझे 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट एज अ सोलर पैनल ओनर आपको वो दे रही थी। अब हुआ क्या, ये थी नेट मीटरिंग कि यूनिट के बदले यूनिट सेट ऑफ हो गया। ये अब चले गए नेट बिलिंग के ऊपर। अब नेट बिलिंग के साथ आपके साथ क्या धोखा होगा और क्या ज्यादती होगी? ज्यादती आपके साथ नाज़रीन ये होगी कि आपने जो यूनिट बनाकर हुकूमत को बेचा वो आपको उसकी कीमत मिलेगी 8 रुपए 13 पैसे फी यूनिट। अच्छा, अब वही यूनिट चाहे आपने सुबह बना के बेचा और शाम को आपने हुकूमत से वापस लिया, वो आपको मिलेगा 60 रुपए फी यूनिट के ऊपर। और जो 8 रुपए 13 पैसे फी यूनिट आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको 10% या 18% जो सेल्स टैक्स लगा हुआ है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो 7 रुपए फी यूनिट आपको मिलेंगे और आप सारे टैक्सेस समेत, सारी प्राइसिंग के समेत आप हुकूमत को कितना देंगे? 60 रुपए फी यूनिट। तो ये है सबसे बुनियादी तब्दीली जिसने लोगों को तकलीफ में डाला कि मेरे से खरीदी हुई बिजली 8 रुपए की आप मुझे 60 रुपए में वापस बेच रहे हो, भी क्यों बेच रहे हो? अच्छा, ये इसके अंदर सबसे बड़ी जो कामरान जो तब्दीली थी ना वो ये थी, एक तो ये कि आपने नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर चले गए और फिर आपने जो रेट था 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट से कम करके एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों के लिए आपने 18 रुपए 13 पैसे फी यूनिट कर दिए, 1/2 उसकी प्राइस कम कर दी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि नेपरा को अपील कर बड़ी ज्यादती हुई। क्या वज़ीर आज़म साहब को पहले ब्रीफिंग नहीं हुई थी? क्या पावर डिवीजन की और पावर के जो वजीर है हमारे सरदार साहब की इतनी जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर के कॉन्सेंट के बगैर वो इस तरह की पॉलिसी अप्रूव करवा के, और नेपरा ने ऐसे इसको इंप्लीमेंट किया है? इसका मतलब पीछे से प्रेशर था। तो ये इस वक्त जो है वो कामरान सिचुएशन है इसके ऊपर। अब जो आपने कहा कि जो पॉलिसी की रिवीजन की बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग है कि हो सकता है कि यही पॉलिसी कंटिन्यू रहे और जो नए आने वाले हैं उनके लिए फिर नई पॉलिसी का इतलाक होगा। तो बहुत से लोग जाहिर है कि अभी भी क्योंकि बहुत क्या कहते हैं कि इसके अंदर स्कोप अभी मौजूद है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो खुद गवर्नमेंट की कैलकुलेशन है, मतलब पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है, 4,66,000 लोग जो हैं इस वक्त ये सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन बड़े शहरों में है। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपैंड हो रहा है तो ये और भी आगे जाएगा। तो फर्ज करें कि जो नई पॉलिसी अगर आती है तो क्या अब इंसेंटिव नहीं है? अगर नई पॉलिसी के तहत मसलन मैं एक पॉलिसी नहीं आ गई है, मैं सोलर लगवाना चाहता हूं, तो मुझे फिर उसका मतलब है कि क्या फर्क होगा बुनियादी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में और नई पॉलिसी? नई पॉलिसी और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी में आप नए कंज्यूमर आपने कल कनेक्शन लिया इस पॉलिसी की तब्दीली के बाद, एक तो ये कि आपको 25 रुपए 32 पैसे फी यूनिट की बजाय आपको मिलेंगे 8 रुपए 13 पैसे और उसके ऊपर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा 18%। 1 2 आप
जो बिजली बेचेंगे गवर्नमेंट को तो आपको प्राइस होगी, जो आप खरीदेंगे पहले आप नेट ऑफ हो जाते थे यूनिट, अब आपको हर यूनिट जो गवर्नमेंट से आप खरीद रहे हैं उसकी जो एग्जिस्टिंग प्राइस होगी वो 60 रुपए फी यूनिट तक पड़ती है, वो आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें जो आप बेनिफिट की भी बात करें, गवर्नमेंट का ये दावा है कि ये जो सोलराइजेशन हो रही है इसकी वजह से जो नॉन सोलर कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर 2 रुपए 44 पैसे का फी यूनिट बोझ पड़ा है पिछले साल, तो जो इस साल बढ़कर, इस माली साल में बढ़कर 2 रुपए 87 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। तो अगर ये इनकी बात मान लीजिए, जो मैं नहीं मानता, तो फिर आज के दिन बिजली की कीमत में 2 रुपए 44 पैसे फी यूनिट तो कमी कर देते हैं ना, वो नहीं की। और फिर इससे बड़ी बात नाज़रीन, हुकूमत ने ये खुद एडमिट किया कि जी आप अपने स्क्रीन पे भी ये चीज़ देख सकेंगे। अच्छा, हुकूमत ने एडमिट ये किया कि ये जो लोग खुद मजबूर, हमने किया है लोगों को मजबूर महंगी बिजली देके कि वो सोलराइजेशन की तरफ जाए, इसलिए महंगी बिजली की वजह से लोग सोलर पैनल्स पे शिफ्ट हुए। तो इसका हल क्या होने से, बिजली सस्ती करते हैं ना। उन्होंने कहा जी हमने बिजली सस्ती करने के लिए 2 रुपए 44 पैसे जो है हमने इसकी कीमत कम करना चाहते हैं, जो उन्होंने नहीं की। एक्चुअल काम क्या हुआ, जो एक और बारीक वारदात हुकूमत ने डाली पिछले हफ्ते, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स थे उनके लिए हुकूमत ने क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी, विच इज गुड फॉर देम कि वो क्यों किसी की जगह पे क्रॉस सब्सिडी दें। लेकिन उस क्रॉस सब्सिडी का बोझ बजाय कि वो बजट पे लेती हुकूमत 132 अरब रुपए का, उन्होंने आपके ऊपर, हम सब के ऊपर पास ऑन कर दिया। और क्या किया, आपकी कीमत में मजीद इजाफा कर दिया बजाय कम करने के। आप अपनी नाज़रीन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक जो 100 यूनिट्स का कंज्यूमर है जो नॉन प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर इन्होंने जो बल्कि जो प्रोटेक्टेड है 200 रुपए फिक्स चार्ज लगा दिया हुकूमत ने। जो 200 यूनिट वाला है वो 300 रुपए फिक्स चार्ज देगा। जो इसी तरीके से जो नॉन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर 100 और 200 वाला है वो 275 से 300 रुपए फी यूनिट देगा। इसके साथ ही जो जिसकी कंजम्पशन जो है वो 300 यूनिट है मंथली, वो 350 रुपए फिक्स चार्ज देगा। जिसकी कंजम्पशन 400 यूनिट्स है पर मंथ, वो कोई इसके 400 रुपए फी यूनिट देगा। जो इसके ज्यादा कंजम्पशन है वो 500 रुपया, और जो हायर कैटेगरीज है जिसकी 400 यूनिट प्लस है कंजम्पशन मंथली, वो कोई 500 रुपए फी यूनिट फिक्स चार्ज देगा। ये उसके अलावा है जो आपके बिलों में पहले फिक्स चार्जेस लग के आ रहे हैं। हुकूमत चाहती क्या है, हुकूमत की मुझे कोई यहाँ पे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, कोई क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी कोई नजर नहीं आ रही पॉलिसी के ऊपर, और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स के साथ हुकूमत अपना केस पेश कर रही है। इसकी मजीद क्या तफसीलात हैं जो पॉलिसी तब्दीली, उसके ऊपर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत ने अचानक से सोलर पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खलीक कियानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया खलीक कियानी साहब ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत ने जो इसका दिफा किया है, खास करके जो वजीर हैं इस शोबे के, वो तो ये कहते हैं कि ये 1% का मसला है, ये जो सोलर वाला मामला है। डू यू एग्री विद दिस कि ये 1% का मसला है? मेरा ख्याल है 1% से भी कम का मसला है, लेकिन फिर तो मसला ही नहीं है ना। फिर तो आपको इतने बड़े चैलेंज में, यानी 99% अगर मसला आपका ठीक है तो 1% तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। फिर तो इसका मतलब है कि आपने यूजलेस नॉइस क्रिएट की है जिसका आपके पास कोई, तो आपके ख्याल में ये 1% का मसला नहीं है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि तकरीबन इतना ही है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। इन टर्म्स ऑफ अगर आप कंजम्पशन देखें तो इनका शेयर जो है वो काफी ज्यादा है, मतलब। लेकिन जो मेन इशू था वो ऑफ मीटर चैलेंज है कि वो 19,000, बाकी आपको पता पंजाब और सिंध की 2 बड़े सूबे जो हैं वो सब्सिडाइज्ड और फ्री और पता नहीं क्या क्या करके वो एक्सपेंड कर रहे हैं बिहाइंड द मीटर। और आपका जो टारगेट है वो 6,000 मेगावाट का है, जो भी एक दरमियान का पीरियड है। और उसके लिए जब आपने इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप, सच्ची बात यह है कि इनको समझ नहीं आ रही। जैसे वो कोई पाइपलाइन आपने कभी देखी हो ना, अगर फट जाए तो आप और मुझे अगर ठीक करनी पड़े तो हमें समझ नहीं आ रही कि इसको करें क्या, इसका पानी लीक हो तो आप बंद कैसे करें। तो अगर कोई एक्सपर्ट प्लम्बर हो तो 1 सेकंड में उसमें एक वो लगाता है अपना स्क्रू, वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो पाइपलाइन के अंदर सुराख हुआ है वो भी तो उन्होंने खुद हथौड़ों से किया है ना, खुद इनकरेज किया है इन्होंने जी कि जी आप लगाएं मीटर, सोलर आप पैनल्स लगाएं। देखिए, ये दोनों चीजें जो ना बड़ी साइमल्टेनियस हुई हैं। एक तो आपको याद होगा कि वही 2015, 18, 20 तक का पीरियड था जिस वक्त ये चाइनीज IPPs लगा रहे थे धड़ाधड़ 12,000 मेगावाट या समथिंग लाइक दैट। उसी दौरान 2015 में ये पॉलिसी दी है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम आपको 25 साल के लिए इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, आप लगाएं, आपको ये रेट ऑफ रिटर्न होगा वगैरह वगैरह। और अचानक पता ये चला कि आपकी कंजम्पशन बैठ गई। उसमें इनका भी कसूर नहीं है, इकानमी जो डाउन टर्न था वो ग्लोबल भी था, लोकल भी था, दरमियान में इमरान खान साहब का भी रोल था। तो सारी चीज़ें जो
कंबाइन हो गई। तो जब वो कंबाइन हो गए तो जो सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम था उसको अभी तक नहीं छेड़ा या छेड़ नहीं सके, विच इज IPPs, चाइनीज IPPs। वो कह रहे हमारे हमें हाथ भी ना लगाओ, हमारे मुआहदे हैं, आपके साथ चुप करके बैठो। तो अगर आप मतलब एक ही टाइम में आपने 2 एग्रीमेंट किए हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एक के साथ आप नहीं कर रहे तो दूसरे के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो उसकी तो आवाज कोई नहीं है। अच्छा, इसमें कहने से एक जो इश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप हम सब लोग ये लिख रहे थे कि ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म हो रही है, ये चेंज हो रही है, हुकूमत धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी बिल्कुल कि ये खत्म नहीं हो रही। इवन के नेशनल असेंबली में स्टेटमेंट्स दी गई, पावर डिवीजन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी, सोशल मीडिया के ऊपर पावर, ये सारी बकवास, ऐसी कोई बात नहीं। अगर इनकी माजी को सामने रखा जाए और इवन अभी भी जो ये कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग पॉलिसी हमने इन वजूहात की वजह से खत्म की है, तो एक सवाल होता है क्रेडिबिलिटी का। इनकी क्रेडिबिलिटी को आप कैसे रेट करेंगे 1 से लेकर 10 तक? 1 इनकी बेस्ट है और 10 इनकी जो है सबसे बुरी है। मेरा ख्याल है 8 से तो कम नीचे कम से कम बिल्कुल नहीं, 9-10 वाली क्रेडिबिलिटी है। मतलब नहीं है ना, नहीं है कोई क्रेडिबिलिटी। अगर आप चूंकि एनर्जी को डायरेक्टली कवर करते हैं, मैं तो डायरेक्टली कवर नहीं करता, आप ये समझते हैं कि इन क्रेडिबिलिटी नहीं है, 0 क्रेडिबिलिटी है इनकी। तो अभी ये जो हमें नंबर्स दे रहे हैं कि जी ये 7000 मेगावाट इनका इस्तेमाल है और ये कि ₹2.44 इनकी वजह से बिजली के ऊपर इंपैक्ट आ रहा था, ये ₹2.87 हो जाएगा, 2035 में ये ₹5 कुछ पैसे हो जाएगा, तो नंबर्स भी कि फिर इसका मतलब कोई क्रेडिबिलिटी। एक तो बहुत बड़ा नंबर है, ये 2 चीजें इसमें एक ही वक्त में। एक तो इन्होंने कहा जी कि ₹2.70 या ₹2.72 का इसका एडिशनल इंपैक्ट आ रहा है, तो हम इसलिए खत्म कर रहे हैं। तो फिर जब खत्म हो गया तो वो ₹2.70 जो है वो पास ऑन करें ना बाकी कंज्यूमर को, तो फिर हम माने कि वो वाला इशू था। नहीं तो वो तो आपने कीमत बढ़ा दी ना, आपने फिक्स चार्जेस लगा दिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं अगर सिर्फ इनका इशू था तो फिर तो जब आप ये वाला डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर तो रिडक्शन होनी चाहिए। आपने बजाय रिडक्शन करने के आपने सबके ऊपर एक फिक्स चार्ज लगा दिया, और सबसे बड़ा फिक्स चार्ज कहते हैं गरीबों। आपको याद है इनका जब अपना इस गवर्नमेंट का जो ये इलेक्शन में जा रहे थे तो इनका सबसे बड़ा नारा था कि हम 300 किलोवाट आवर यानी 300 यूनिट पर मंथ की जो कंजम्पशन है उसको फ्री एनर्जी देंगे थ्रू सोलर। दैट वाज आल्सो थ्रू सोलर भी हम सबसे बड़ा उसमें फैक्टर वही था। उसके लिए तो पंजाब कर रहा है। इनको ये नहीं समझ आती कि पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट एक तरफ जा रही है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, ये इधर से जनाब टीका बढ़ाई जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि उस एक्सपेंशन को कैसे रोके, इस एक्सपेंशन को कैसे रोके। अच्छा, मैं अगर डिबेट को जरा ज्यादा सिंप्लीफाई करें, इन आदादोशुमार के घोरक धंधे से बाहर अगर निकलें, तो इन अदर वर्ड्स देखें, पहले खुद हुकूमत ने इनकरेज किया लोगों को कि आप ये नीट एंड क्लीन एनर्जी है इसकी तरफ जाएं। क्या डू यू थिंक कि यहाँ पर जो पावरफुल लॉबीज हैं, जो आप IPPs हैं, उनको प्रॉब्लम है? क्योंकि जैसे जैसे ये सोलर की तरफ लोग जाएंगे, नेशनल ग्रिड से आप हटते जाएंगे, तो वहां पे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं तो उनको तो वो फिर मसला बन जाएगा। डू यू थिंक कि यहाँ पर जो IPP की लॉबीज हैं बेसिकली ये उनका सारी कारस्तानी है, बाकी ये हेर फेर है बस अल्फाज का? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनके साथ जो करना था वो तो आपने रीनेगोशिएशन करके वो सारा कर लिया ना। वही IPPs थे जिनके साथ कुछ हो सकता था, जिनके साथ आप नहीं कर सकते थे उनके साथ अभी भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक तो न्यूक्लियर IPP का हो गया, उनके साथ रिनेगोशिएट हो जो हमारे अपने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनमें से कुछ जो पुराने वाले थे उनके साथ तो हुआ है, नए वालों के साथ नहीं हुआ। नया जो अभी एक लग रहा है उसके साथ तो नहीं हुआ, और LNG वाला भी नहीं हुआ। LNG के साथ हुए। न्यूक्लियर जो हमारे अपने ये तो बड़े वाले प्रोजेक्ट थे ना उनके साथ अभी। So basically चाइना के साथ नहीं हुआ, और चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम। चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम, और मैं उसको ब्लेम नहीं करता, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स कि जी हमने कार्रवाई कैसे की। अच्छा, आप बात कर रहे थे ना क्रेडिबिलिटी की। दिसंबर में इन्होंने 3 साल का इंक्रीमेंटल पैकेज दिया इंडस्ट्री के लिए। 13 जनवरी को इन्होंने एक टैरिफ रीबेसिंग की। उन्होंने कहा जी वो गर्मी में रेट बढ़ जाते हैं चूंकि कंजम्पशन भी बढ़ती है, तो हमने उसको रीबेसिंग जुलाई के बजाय 1 जनवरी से करते हैं। 13 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन हुआ। 2 जनवरी को इनको पता चला कि ये तो एक तो दूसरा चैलेंज है, एक दूसरी पिटीशन लेके आए कि जिनके ये टर्मिनेट करें और ख़त्म करें और वगैरह वगैरह। तो अच्छा, उस दिन भी सबसे बड़ा जो नंबर आपने देखा होगा हर जगह कोर्ट ये होता है कि जी वो जो बाई बैक रेट है नेट मीटर का वो 27 रुपये या 26 रुपये से कम करके 11 किया, इसलिए कि ये नंबर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा। एक्चुअल नंबर जो है वो जो अप्रूव्ड नंबर है रेट है वो 8 रुपये 13 पैसे। 8 रुपये 13 पैसे उथे भी झूठ यानी जिस वक्त ये फैसला आप कर रहे हो उस फैसले के अंदर जो आप नंबर दे रहे हैं वो भी गलत है। ये भी हमने नाज़िम स्क्रीन पे दिखाया है। 8 रुपये 13 पैसे इनकी जो खुद अवैस लगारी साहब ने हमें प्रेजेंटेशन दी परसों, उसमें ये नंबर था। लास्ट सवाल कियानी साहब आपसे क्विकली, ये सब कुछ करने के बाद भी क्या लोग सोलर से बिजली हासिल करना रोक देंगे या कम कर देंगे? लोग इनफैक्ट शिफ्ट करेंगे बियॉन्ड मीटर।
बियॉन्ड defection करेंगे। मतलब ऑफ ग्रिड चले जाएंगे। लोग डिफेक्शन करेंगे। और इनका ये जो दावा है वैस लगारी साहब का, जो कल भी हम उनसे बात कर रहे थे, आप मौजूद थे वहां पे, कि जब ऑफ ग्रिड जाएंगे तो आपको 100 रुपए फी यूनिट आपको ऑफ ग्रिड टाइम पे आपको रेट पड़ेगा। ये दावा दुरुस्त है इनका? डिपेंड करता है कि अगर आज आप करेंगे तो वो वाकई महंगा पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट नंबर आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि काफ़ी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी तरह तो मैं भी कोई नंबर थ्रो कर दूं, लेकिन आज अगर करेंगे तो आज बैटरी की प्राइस और है, आज से 6 महीने करेंगे तो और है। और लिथियम की जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये और होगा। लिथियम से भी बढ़ के अब तो एल्यूमिनियम और जितने इंडस्ट्रियल स्केल बड़े स्केल पे होगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो नीचे आती हैं, वो नीचे आती और जाएगी। दूसरा ये चीज भी आप कह रहे हैं कि लोग फिर अगर गवर्नमेंट जब ऐसे करेगी तो बाज दफा लोग फिर जिद में भी करते हैं कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो हम क्यों तो फिर एनजी से ऐसे ही करो जो है ना। बहरहाल ये ऐसा टॉपिक है, इस पर फर्दर भी डिस्कशन होगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे बांग्लादेश के इलेक्शन का और वहां पर जो लैंडमार्क नताज आए हैं उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बांग्लादेश में कल आम इंतखाबात हुए और आज जो नताइज हैं वो ऑलमोस्ट आ गए हैं, और बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसने इलेक्शन स्वीप किए हैं और 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। जो बांग्लादेश की पार्लियामेंट है या उनकी जो कौमी असम्बली कह लें, जिसकी 300 नशिस्तें हैं, और जो अभी तक की इतलात हैं उसमें तकरीबन कम से कम 209 नशिस्तों पर जो BNP है वो कामयाब हुई है। और दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है, बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी पार्टी है उसको भी बहुत ज़्यादा सीटें मिली हैं, कोई 70 के करीब वो सीटें लेने में कामयाब हुए हैं। और ये भी बांग्लादेश की तारीख में पहली मरतबा है कि इतनी ज़्यादा जो सीटें हैं वो जमात इस्लामी लेने में कामयाब हुई है। माजी में BNP और बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है ये इत्तेहादी भी रहे हैं, यानी कि मिल के ये हुकूमत बनाते रहे हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी, यानी कि 15 साल जो उन्होंने रूल किया अगस्त 2024 तक, तो BNP को भी वर्चुअली आप कह सकते हैं कि नॉकआउट कर दिया गया था। एक 1 पार्टी रूल एस्टैब्लिश कर दिया था अवामी लीग ने, और जमात इस्लामी के ऊपर तो उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। लेकिन इंपॉर्टेंटली ड्रामेटिक टर्न अराउंड हमने देखा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का जब खात्मा हो तो उस किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। एक तजर्बा हुआ, कोटे से जो नौकरियां होती हैं 1971 में जो भी उनके मुताबिक जिन्होंने हिस्सा लिया था उनके लिए जो नौकरियों में कोटा रखा गया था, लेकिन वो करते करते इतना उसका दायरा कार बढ़ गया कि शेख हसीना वाजिद को फिर अचानक से भाग के जाना पड़ा, और वो भारत में आज भी मौजूद हैं और भारत में जाके उन्होंने पनाह ली। और उसके बाद जो टर्न अराउंड हुआ, नंबर 1 एक तो बांग्लादेश के भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं और बांग्लादेश के जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, एक ज़मीन आसमान का हमने फ़र्क देखा। और अब ये जो BNP और जो तारिक रहमान उसके सरबराह हैं 60 साल, जो खुद एग्जाइल में थे, और वहाँ पे भी जिस तरह पाकिस्तान में एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है तो वहाँ पे भी एक ये डायनेस्टी ही है, क्योंकि ये खालिदा ज़िया के बेटे हैं और जनरल ज़िया उर रहमान जो मिलिट्री रूलर थे उनके भी ये साहबजादे हैं। और माजी में BNP 3 दफा रूल कर चुकी है और एक दफा फिर ये रूल करने जा रही है। कामरान, क्वाइट रिमार्केबल टर्न अराउंड फॉर द BNP। आप देखिए कि जिस तरीके से उनको वाइप आउट किया गया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, जेलों में डाला गया, मुकदमात बनाए गए, जलावतनी, खुद तारिक रहमान जो कहा जा रहा है कि 17 साल की जलावतनी के बाद वो वतन वापस लौटे। इसमें एक पैगाम भी है, एक सबक भी है। सबक ये है कि सियासी जमातें जो होती हैं वो मरा नहीं करती। सियासी जमातें कभी न कभी अपना कम बैक कर लेती हैं, चाहे वो BNP हो, चाहे पाकिस्तान में PMLN को किसी ज़माने में कहा गया था कि मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको ख़त्म कर दिया, आजकल PTI ज़ेर ताब है, तो सियासी जमातें कम बैक करती हैं। अब इसमें 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे ख्याल जिसको देखने की ज़रूरत है। एक, जैसे आपने कहा कि 2/3 अक्सरियत ले गए, एक ऐसी जमात जिसको पिछले 15 साल में ख़त्म कर दिया गया था, और अपोजिशन जमातों ने 2 इलेक्शन के वहाँ पर बाइकआउट किए। जो आखिरी इलेक्शन उसको हाईली रिग्ड इलेक्शन कहा गया, फिर एहतजाज भी हुए, फांसी की सजाएं तक अपोजिशन पार्टीज़ के जो सरबराहान थे, उनके सपोर्टर्स थे, उनको दी गई। 2/3 अक्सरियत से पार्टी वापस आती है। जमात इस्लामी को तकरीबन 77 सीट्स वो लेने में कामयाब हुई, और इसमें 6 या 7 जो सीटें हैं अभी तक वो जो स्टूडेंट यूनियन थी, वो एसोसिएशन थी, वो लोग जमात इस्लामी और जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया था, और उनकी 7 सीटें कम से कम 6 या 7 सीटें स्टूडेंट्स की भी हैं इसके अंदर। उस तहरीक का जिसने इतना बड़ी काया पलट दी बांग्लादेश की सियासत की, इंडिया को कॉर्नर कर दिया उस तहरीक ने, तो उनको भी 6 से 7 सीटें मिली हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकमिंग रिजल्ट, और डेमोक्रेसी की इन अ वे एक स्ट्रेंथनिंग भी है
और उसकी स्ट्रेंथ भी है ये कि जी आप जितना मर्जी जमहूरियत को, जमहूरी आवाज़ों को, इंसानी हुकूक को दबा लें, एक वक्त आता है कि और सब उसमें चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो माजी में इलेक्शंस होते रहे, जिस तरह पाकिस्तान में भी हमेशा सब कॉन्टिनेंट में तनाज़ात का शिकार रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो इतलात हैं बाय एंड लार्ज जो इलेक्शंस के बारे में जो ऑब्जर्वर्स भी थे, कहा जा रहा है कि फ्री एंड फेयर वहां पे इलेक्शन 59% ऑलमोस्ट 60%, और ये 2024 में जो इंतखाबात हुए थे उसमें उससे कहीं ये ज्यादा, इसका मतलब है कि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो रिस्टोर हुआ है। अब ये तो जाहिर है कि इसकी डोमेस्टिक इंप्लीकेशंस भी हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जो नई जो गवर्नमेंट अब बनाने जा रहे हैं तारिक रहमान BNP के, उन पर आयद होती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं। और डिस्पाइट द फैक्ट के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने रिमूव किया शेख हसीना वाजिद की हुकूमत को, उन्होंने खुद जमात भी बनाई, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो वोटर्स हैं उन्होंने एक ट्रेडिशनल जमात को शायद इसलिए सिलेक्ट किया कि उनका ख्याल है कि इस मौके के ऊपर उस तरीके से तजुर्बा नहीं करना चाहिए। और ये जो BNP है ये सेंटर राइट पार्टी है, यानी कि एक मॉडरेट किस्म की इनकी अप्रोच है। जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोमेंटम हमें एक इंटरम गवर्नमेंट के टाइम पे मिला था, क्या वो सस्टेन करेगा। BNP के साथ ट्रेडिशनली जब भी ये हुकूमत में रहे हैं, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर रहे हैं, क्योंकि उनका जो नुक्ता नजर है 71 को लेकर के बाय एंड लार्ज बेशक वो भी हो, लेकिन कभी भी उसको उन्होंने कभी रुकावट नहीं बनाया। तो जो एक तज्जिया किया जा रहा है कि ये ना तो एंटी इंडिया होंगे और ना ही एंटी पाकिस्तान होंगे, क्योंकि वजह यह है कि इंडिया की जहां तक बात है, बेशक आज वहां पर सेंटिमेंट इंडिया के खिलाफ है बांग्लादेश के अंदर, लेकिन ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट कोई 5000 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश शेयर करता है भारत के साथ, और तीनों तरफ से भारत के साथ घिरा हुआ है। और यही वजह है कि जो भारत है वो भी मुकम्मल कोशिश करेगा। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वन ऑफ द फर्स्ट लीडर्स जिन्होंने कांग्रेचुलेट किया, बल्कि उनके साथ टेलीफोन पर बात भी की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने भी कांग्रेचुलेट किया। और जो मेरी भी पाकिस्तानी जो जराये से बात हुई है, दे आर होपिंग कि ये जो एक मोमेंटम जनरेट हुआ है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का, ये BNP की अब जब गवर्नमेंट आई है तो वो ये जारी रहेगा। यहां पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ऑन ग्राउंड हम आपको सिचुएशन बताएंगे। सुमेरा खान पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, इस वक्त मौजूद हैं ढाका में, तो उनसे पूछेंगे कि वहां पर एक क्या सेंटिमेंट है ओवरऑल और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को लेकर भी उनसे बात करेंगे अंडर द न्यू गवर्नमेंट। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन से मुतालिक बात कर रहे हैं, और लैंडमार्क विक्ट्री है BNP की, 2/3 अक्सरियत उन्होंने हासिल की है। और बांग्लादेश में इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें ज्वाइन किया है सुमेरा खान ने, सीनियर सहाफ़ी हैं पाकिस्तान की, और मौजूद हैं इस वक्त बांग्लादेश ढाका में, ये इलेक्शन कवर कर रही हैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा ज्वाइन करने के लिए। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं। सबसे पहले तो ये इनिशियल अपनी असेसमेंट दें कि ये जो आउटकम आया है, क्योंकि जाहिर है कि आप इलेक्शन वहां पे कवर कर रही हैं, तो एज पर एक्सपेक्टेशन है या इसके अंदर कोई सरप्राइज एलिमेंट है? क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद जमात इस्लामी की वेव है, जमात इस्लामी जाहिर है उसको भी तो सीटें मिली हैं, लेकिन जिस तरीके से BNP ने स्वीप किया है, क्या इसकी तवक्को की जा रही थी? कामरान, इसके अंदर तवक्को थी, क्योंकि मैं 8-9 दिन गालिबन मुझे हो चुके हैं बांग्लादेश में, और पहले दिन से आई थिंक आई वाज अमंग्स्ट द फर्स्ट फ्यू मीडिया पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इन ढाका। और पाकिस्तान से आई अराइव्ड हियर तो अभी कोई था नहीं, तो मैंने जितने भी लोगों से बात की तो मैंने BNP के लिए बहुत एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देखा था, इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी के भी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है, मगर आपको पता है कि BNP को गवर्नेंस का तजुर्बा है। उनकी पार्टी से पहली खातून लीडर मुंतखब हुई थी बांग्लादेश की, तो जो कि वजीर आजम बनी, और अभी भी उनकी पार्टी से ही 10 खवातीन हैं जिनको टिकट दिया गया इनाम इंतखाबात में। और इसके अलावा भी मतलब आप बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके हक में गई हैं, और सबसे बड़ी चीज जो उनके हक में गई है वो ये है कि उनकी जिलावतनी का अरसा बहुत रहा है। उन्होंने जमात इस्लामी ने भी टॉर्चर बर्दाश्त किया है पास्ट में, उनकी तो फांसियां दी गई हैं बाकायदा अवामी लीडर्स को, मगर जो तकलीफ या जो मुश्किल वक्त बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने काटा है, इंक्लूडिंग एग्जाइल, वो यकीनन लोगों के दिल में था। प्लस बांग्लादेश के अवाम कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं चाह रहे थे कि जो उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज्ड हो। कुछ ऐसा ख्याल भी पाया गया कि शायद जमात इस्लामी आएगी तो कहीं बहुत ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट इस्लामिक वैल्यूज या शरीयत या इस तरह कोई नफाज ना हो।
मगर मेरी जब मुलाकात हुई जमात इस्लामी वालों से तो मैं हैरान कुन तौर पर मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। उनके लीडर, उनके तमाम तर लोग बहुत खूबसूरत ख्यालात रखने वाले लोग हैं और मेरा ख्याल है कि ये मजमुआ होगा। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला जो करते हैं बेहतरी के लिए करते हैं। उनके हक में शायद अभी यही बेहतरी होगी कि वो अपोजिशन सीट्स पर बैठकर अपनी इस पार्टी के हाथ मजबूत करें कि वो मजीद बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि उनके अलायंस में शामिल है एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है उनके अलायंस का। और ये वही पार्टी है जिसने रिवोल्ट किया है जुलाई 2024 में। तो मेरा ख्याल है कि ये विक्ट्री तो बड़ी प्लेन है, मगर द ग्रेट विक्ट्री बात और बताइएगा, ये जो बीएनपी की, सुबैरा खान, जो बीएनपी की विक्ट्री हुई है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, 2/3 मेजॉरिटी है, इसमें जो भारत का वहां पे डोमेस्टिक उनकी पॉलिसीज में जो रोल था, भारत के खिलाफ जो नफरत थी, उसने भी कोई रोल प्ले किया? क्योंकि बीएनपी जो थी और जमात इस्लामी जो थी वो रिसीविंग एंड्स के ऊपर थे। बिल्कुल, दोनों माजी के इत्तेहादी रह चुके हैं और मैंने अभी जैसे पहले कहा कि दोनों ने बहुत झेला है माजी में। 17 बरस कोई कम चीज नहीं है शहबाज। और सिर्फ बात करने में बड़ा सिंपल लफ्ज लगता है, लेकिन किसी भी आदमी की एवरेज एज का उसको हम हाफ कह सकते हैं, जो कि कीमती साल होते हैं किसी की भी जिंदगी के। तो वो उन्होंने उस तकलीफ में काटे हैं, मुल्क से दूर, अपने लोगों से दूर, और अभी उनको आहिस्ता आहिस्ता उसके समरात मिल रहे हैं। मैंने कोई नेगेटिविटी नहीं देखी पूरे इलेक्शंस में। भारत की नफरत ने रोल प्ले किया। वहां का जो बांग्लादेश का जो वोटर था, जाने वाली हूँ कि सबसे पहला क्रेडिट जाता है उनकी इन तमाम तर तकालीफ को। और उसके बाद जितनी भी मेरी सड़कों पर लोगों से बात हुई, उन्होंने खुलकर हिंदुस्तान का नाम लिया है। आप किसी ठेले वाले को पकड़ लें, वो भी यही कह रहा है। आप किसी आला ओहदेदार को उठा लें, किसी ब्यूरोक्रेट को उठा लें, वो इन द कॉन्फिडेंस ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, वो आपसे यही बात करेंगे कि we are done with Indian involvement in our foreign policy. Not just foreign policy. We are done with every sort of involvement of India in Bangladesh and we don't want it. बड़ी स्ट्रिक्ट ख्यालात हैं उनके। और बाज़ औक़ात तो आप भी बीइंग अ पाकिस्तानी यू टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि जाहिर है हम एक दूसरे मुल्क से आए हैं। वी कांट इंडोर्स एनीवन्स पॉलिटिकल व्यूज। बहुत मोहतात तरीके से रहकर मैंने काम किया है। तो किसी जगह पर तो इतनी नफरत थी भारत के खिलाफ कि मैंने फिर वो कुछ रिपोर्ट्स, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं चलाऊं ना चलाऊं। लोग इस वक्त शदीद गम गुस्से में भी हैं, नफरत में भी हैं, और उसके ऊपर सबसे बड़ा जो काम, जिस चीज ने जलती पर तेल का काम किया है, वो थी उस्मान शरीफ हादी की असैसिनेशन। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी तक उस लड़के के लिए, उसकी शहादत पर यहाँ पर ढाका में मैंने लोगों को रोते हुए देखा है। और उसके बाद खालिदा जिया वो रहलत फरमा गई। इन दो इवेंट्स ने बांग्लादेशी अवाम को बड़ा जोड़ा है आपस में, बहुत ज्यादा। तो बांग्लादेश की अवाम अब यूनानिमसली कहते हैं, क्योंकि कम भी है हमारे पास। मैं जरा अगले नुक्ते पे आना चाहूंगा। देखें, वो बिल्कुल आप जो बात कह रही हैं, जो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो आज भी बहुत ज्यादा है। बीएनपी, अब ये जो तारिक रहमान है, खालिदा जिया के बेटे हैं, हिस्ट्री हम जाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की। अगर पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ अगर ताल्लुकात कुछ बेहतरी आई तो वो बीएनपी के टाइम पर आई। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बेशक बांग्लादेश के अवाम के सेंटिमेंट जो भी हों, ज्योग्राफी को आप चेंज नहीं कर सकते। बांग्लादेश 3 अतराफ से घिरा हुआ है इंडिया के साथ, और इंडिया भी कोशिश करेगा। वैसे तो नहीं कि बांग्लादेश को जाने देगा। इनफैक्ट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेन लीडर्स जिन्होंने कॉल की है तारिक रहमान को और उनको कंग्रेचुलेट किया है। क्या अप्रोच आप देख रही हैं? क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में होते हैं और एक गली में बैठा जो शख्स है बात करने वाला और जो फैसला करने वाला होता है, एक मुख्तलिफ डायनामिक्स आप देख रहे होते हैं। तो अंडर बीएनपी कैसे रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंड बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया? कामरान, हम दोनों ही डिप्लोमेटिक अफेयर्स को कवर करते हैं। हम दोनों ही इसमें स्ट्रांग बिलीव रखते हैं कि किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी आजाद होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? तो अगर मैं और आप ये बिलीव रखते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी यही बिलीव रखती है कि उनके जो भी खारजा पॉलिसी उमूर हो वो उसको इंडिपेंडेंटली अंजाम दें। वो भारत से ताल्लुक रखें, वो चीन से ताल्लुक रखें, वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखें, हमारा उसके साथ कोई वास्ता नहीं है। ज्योग्राफी की लाइंस उनसे मिलती हैं, इसमें कोई इस हकीकत से कोई चश्मपोशी नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने तमाम तर हुदूद में रहते हुए अपने तमाम तर ताल्लुकात रखेगा। बांग्लादेश भाई है छोटा उनका, उनकी हर जगह मदद करेंगे, चाहे सिफारती हो, इखलाकी हो,
हमारा डिफेंस कोऑपरेशन अभी बहुत स्ट्रांग है। उन चीजों में ना भारत मुदाखलत कर सकता है, ना पाकिस्तान चाहता है कि वो बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। ये रोज़े रोशन की तरह आया है। हाँ, तारिक रहमान को उनकी जानिब से कॉल आई, आपके भी सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने तहनीती पैगाम भेजा है। तो ये तो एक तसलसल है, ये एक रिवायत है जिसको बरकरार रखते हैं हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, वो होगा, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। दे आर वेरी फोर्थ कमिंग। जमात इस्लामी की गवर्नमेंट होती, उनको भी भारतीय वजीर आजम फोन करके मुबारकबाद देते, शहबाज शरीफ भी देते। तो मेरे लिए इसमें कोई परेशान कुन बात नहीं है, लेकिन परेशान कुन बात खुद बीएनपी और चाहे जमात इस्लामी हमारे जो भी पास हुकूमत कम है, उसके लिए आपको होगा। इंशाल्लाह फिर भी दावत देंगे। बहुत शुक्रिया कि ढाका से आपने हमें अपडेट दी। और इसमें जो बीएनपी के जो लीडर हैं उनकी बेशक बात हुई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से, बट बीएनपी के ही एक पार्टी के सीनियर रहनुमा ने यह कहा है कि जैसे ही ये हुकूमत बनेगी तो वो फौरी तौर पर भारत की हुकूमत से मुतालबा करेगी कि जो शेख हसीना वाजिद वहां पर बैठी हुए हैं उनकी एक्स्ट्राडिशन के लिए, क्योंकि याद रखना चाहिए कि शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाई थी। जो अदालत है बांग्लादेश की उन पर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं और इंटरिम गवर्नमेंट भी ये कहती आ रही है, और अब बीएनपी जो अब गवर्नमेंट बनाने जा रही है उनका भी ये मुतालबा है कि भारत फिल फॉर उनको एक्स्ट्राडाइट करे बांग्लादेश में। तो ये एक नुक्ता हो सकता है दोनों मुल्कों के दरमियान फर्दर जो ताल्लुकात अगर बेहतर भी होने हैं तो उसमें रुकावट बन सकती है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।